सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। कुछ ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो ऑक्साइड्स के फॉर्म में होंगे, O4, HClO4। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है, ऐसे रख सकते हैं मेटल वाला। जिसको भी करनी हो पार्टी, जाओ सब ऑस्ट्रेलिया और सिडनी। मतलब ये ज्यादा एसिडिक मतलब कम बेसिक, ये कम, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। ये होती है लगभग 3.1, ये होता है 2.5। जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहां से H+ बाहर निकल जाएंगे, तो बेसिक आपका क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कुछ लिस्ट एसिडिक मतलब ये क्या होगा, मोर बेसिक होगा। हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हालचाल। आई होप आप सब बहुत बेहतर होंगे। बच्चों, हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज के अंतर्गत टोटल 8 लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर पे मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ा दिया था और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस को भी समझे थे। आज उसी कड़ी को थोड़ा आगे की ओर लेके चलेंगे और इलेक्ट्रोनेगेटिव का और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस को समझेंगे। आज के इस लेक्चर पे हम लोग बेसिकली एसिडिक स्ट्रेंथ को समझने वाले हैं और साथ साथ बेसिक स्ट्रेंथ को भी समझने वाले हैं। चलो बिना देर किए हुए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। उससे पहले लास्ट लेक्चर के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या गया है, राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपके पास कुछ एलिमेंट दिए गए हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सिलिकॉन। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड निकालनी है। तो हमारे पास दिया गया है एक कार्बन, एक है आपके पास नाइट्रोजन, ठीक है, एक है फास्फोरस। तो नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस होता है और कार्बन के नीचे क्या होता है, सिलिकॉन होता है। और आपको लास्ट लेक्चर पे पढ़ाया था कि अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते चले जाते हैं। वहीं पे अगर आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते चले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो है आपका थर्ड पीरियड का एलिमेंट हो गया और ये हो गया आपके पास सेकेंड पीरियड का एलिमेंट। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थर्ड पीरियड एलिमेंट से ज्यादा होने वाली है। तो पहले आप सेकेंड पीरियड को जरा नोटिस करें। सेकेंड पीरियड में कार्बन है और नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मिलेगी क्योंकि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई और उसके बाद हो जाएगा कार्बन का। अब अगर हम लोग सिलिकॉन और फास्फोरस को नोटिस करें तो फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मिलेगी इन कंपैरिजन टू सिलिकॉन। इसका मतलब फास्फोरस ज्यादा होगा और उसके बाद क्या होगा, सिलिकॉन होगा। ये ऑर्डर है आपके पास करेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। यानी कि नाइट्रोजन है आपके पास मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और सिलिकॉन है आपके पास लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, कर सकते हो ना। तो इस तरीके से हम लोग ट्रेंड को पता करते हैं। फटाफट इसको देखो, उसके बाद फिर हम लोग टॉपिक की शुरुआत करते हैं, ठीक ना। चलो बच्चों स्टार्ट करें। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। देखो आगे चल करके जब मैं इक्विलिब्रियम चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा तो अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा एसिडिक को डिफाइन किया गया है और बेसिक को भी डिफाइन किया गया है। फिलहाल मैं समराइज यहां पे आपको बता देता हूं और उसके बाद डिटेल में इसको हम लोग कवर करेंगे इक्विलिब्रियम के चैप्टर में, ठीक है। देखो एक कॉन्सेप्ट आता है अर्हेनियस का, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। अर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग बोलते हैं कि जो कंपाउंड H+ डोनर होगा, मतलब ऐसे कंपाउंड जो सॉल्यूशन में H+ डोनेट कर दे, उस कंपाउंड को हम लोग बेसिकली एसिड मानेंगे। किसके अकॉर्डिंग? अर्हेनियस के अकॉर्डिंग। और जो कंपाउंड OH- डोनर हो जाए, सॉल्यूशन में जो OH- को डोनेट कर देगा,
वो क्या हो जाएगा, तो बेस हो जाएगा। ये किसके अकॉर्डिंग है, अर्हेनियस के अकॉर्डिंग है। फिर एक कॉन्सेप्ट हम लोग जानेंगे ब्रोनेस्टेड का, ब्रोनेस्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ये सब इक्विलिब्रियम में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। ब्रोनेस्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कहता है कि रिएक्शन के दौरान कोई कंपाउंड H प्लस डोनर हो जाए, H प्लस डोनर हो जाए तो ये एक प्रकार का एसिड होगा। क्या होगा, एसिड होगा। और उसी रिएक्शन में जो कंपाउंड H प्लस एक्सेप्टर रहेगा, एक्सेप्टर जो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, उसको हम लोग बेसिकली बेस बोलेंगे। अब दोनों में डिफरेंस क्या देखना, ये डिफाइन है एक्वस सॉल्यूशन पर, ठीक है। ये डिफाइन है किसी रिएक्शन पर, कोई अभिक्रिया होगा, उस अभिक्रिया में जो कंपाउंड H प्लस डोनर होगा वो एसिड होगा, और उसी अभिक्रिया में जो H प्लस एक्सेप्टर होगा उसको हम लोग बेस का नाम देंगे, ठीक है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आ जाता है लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस कॉन्सेप्ट, लुईस कॉन्सेप्ट बात करते हैं लोन पेयर को कंपेयर करके। बेसिकली कहा जाता है कि लोन पेयर जो डोनर होगा, जो लोन पेयर को डोनेट करेगा, लोन पेयर किसको बोलते हैं बच्चों, लोन पेयर कहते हैं दो इलेक्ट्रॉन का एक पेयर, इसको हम कहते हैं लोन पेयर। तो जो लोन पेयर डोनर होगा बेसिकली वो एक बेस के तरह काम करेगा, और जो लोन पेयर एक्सेप्टर होगा, जो लोन पेयर एक्सेप्टर होगा, एक्सेप्टर होगा वो बेसिकली एसिड के तरह काम करेगा। इसके तरह, एसिड के तरह काम करेगा। तो लुईस कॉन्सेप्ट लोन पेयर के अकॉर्डिंग सोचा जाता है। अर्हेनियस कॉन्सेप्ट आपका किसी सॉल्यूशन का जिक्र करेगा, मतलब कोई कंपाउंड सॉल्यूशन पे H प्लस डोनेट कर दे तो एसिड हो जाएगा, और जो OH माइनस डोनेट कर देगा वो बेस हो जाएगा। ये लगभग सारे बच्चे जानते हैं इस चीज को कि जो कंपाउंड H प्लस डोनर होगा वो एसिड होगा, और जो OH माइनस डोनर होगा वो बेस होगा। ब्रोनेस्टेड में थोड़ा सा केस अलग है, यहां पे किसी रिएक्शन पर बात की जाती है। रिएक्शन में कोई कंपाउंड H प्लस डोनेट कर दे तो एसिड बन जाएगा, और उसी रिएक्शन में जो H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा उसको हम लोग बेस बोलेंगे। फिर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है लुईस का। लुईस लोन पेयर को मद्देनजर रखते हुए एसिड बेस के कॉन्सेप्ट को बताते हैं। जो लोन पेयर डोनेट करेगा वो बेस होगा, और जो लोन पेयर एक्सेप्ट होगा वो एसिड की तरह काम करेगा, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे जब मैं इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ाऊंगा। फिलहाल इतना कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हैं और अलग अलग कंपाउंड में एसिडिक नेचर को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। कुछ ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो ऑक्साइड्स के फॉर्म में होंगे, ठीक है, और वो ऑक्साइड्स एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और एम्फोटेरिक भी हो सकता है। एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ ऑक्साइड में एस ब्लॉक मेटल ऑक्साइड, एस ब्लॉक मेटल ऑक्साइड ये आमतौर पे आपका बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। जबकि जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड होंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड जितने भी होंगे ना, वो सब के सब आपका एसिडिक नेचर शो करेगा। एग्जाम्पल से समझेंगे हम, ठीक है। एस ब्लॉक मेटल के ऑक्साइड जैसे एग्जाम्पल आप लेना चाहें Na2O है ना, MgO, ये सब क्या है आपके पास एस ब्लॉक मेटल के ऑक्साइड्स है। तो ये आमतौर पे आपका बेसिक नेचर का होगा। और अगर नॉन मेटल के ऑक्साइड्स की बात करें जैसे कि SO3 नॉन मेटल का ऑक्साइड है, Cl2O7 ये भी नॉन मेटल का ऑक्साइड है। तो जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होंगे वो आमतौर पे एसिडिक नेचर का होगा, और मेटल के ऑक्साइड्स होंगे तो वो बेसिक नेचर का होगा, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट आप माइंड में रखना, जनरली on moving left to right, acidic nature of oxide increases due to electronegativity
ऑफ सेंट्रल एटम, Ca बोले तो सेंट्रल एटम और En बोले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, ठीक है। तो जनरली जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे ना तो एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स आपकी इंक्रीज होंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज करता नजर आता है। इसको एग्जांपल की मदद से हम लोग समझ लेंगे, पहले आप फटाफट इसको कॉपी कर लो, ठीक है। चलो बच्चों, अगर मैं यहां पे एक पॉइंट आपको याद रखने को बोलूं, एक पॉइंट अगर मैं यहां पे याद रखने को बोलूं तो आप इसको याद रख लेना जरा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इंक्रीज करता है, ये कॉन्सेप्ट हो रही है लेफ्ट टू राइट जाने पर ना, इंक्रीज होता है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, नॉन मेटालिक कैरेक्टर ये इंक्रीज होगा, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, दैट मींस एसिडिक नेचर क्या होगा, बढ़ेगा। अच्छा, अगर एसिडिक बढ़ता है तो बेसिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एसिडिक बढ़ता है तो बेसिक क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। जैसे एग्जांपल समझते हैं, NaMgAlSiPs और Cl। अगर आप सोडियम से लेकर के क्लोरीन तक जाते हो तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, एक्चुअली आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो। कैसे मूव कर रहे हो, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो। और लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। आपको ये बात बखूबी पता है कि सोडियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम के पास है, उसके बाद एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर और उसके बाद क्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेंगे, नॉन मेटालिक कैरेक्टर NMC, NMC बोले तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ये आपका इंक्रीज करेगा और एसिडिक नेचर क्या होंगे आपके, इंक्रीज करेंगे। और एक पॉइंट यहां भी ध्यान रखना, एसिडिक बढ़ेगा तो बेसिक क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। इसका मतलब ये आपके पास क्या है, मोस्ट एसिडिक, ये क्या होगा, मोस्ट एसिडिक होगा। अगर ज्यादा एसिडिक होगा मतलब लिस्ट बेसिक होगा, ये लिस्ट बेसिक। अगर ये एसिडिक ज्यादा है तो बेसिक कम होगा ना। अगर रिवर्स करें यहां पर, ये क्या हो जाएगा, लिस्ट एसिडिक, लिस्ट एसिडिक, एसिडिक कम है, लेकिन यहां पर ये क्या होगा, मोर बेसिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोर बेसिक हो जाएगा, ठीक है। तो एसिडिक नेचर देखें तो इससे ज्यादा एसिडिक ये है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये और उसके बाद ये। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रहा है। इसके बाद कुछ और पॉइंट यहां पे मैं आपको बताता चलूं, कुछ और पॉइंट अगर मैं आपको बताता चलूं तो MgO, MgO ये क्या है, ये बेसिक नेचर का होगा। कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा। वहीं पे अगर बात कर ली जाए Al2O3 की, Al2O3 की, तो ये एम्फोटेरिक नेचर का होगा। एम्फोटेरिक नेचर, एम्फोटेरिक किसे बोलते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड होंगे जो एसिड से भी रिएक्शन कर सकता है और बेस से भी रिएक्शन कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक। आगे मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये एम्फोटेरिक हो गया। इसके बाद अगर बात किया जाए SiO2 की, तो ये आपके पास विक एसिड है। ये कैसा एसिड है, विक एसिड होगा, ठीक है। जबकि अगर इसकी बात करें तो इन दोनों की बात करें तो ये मोस्टली कैसा है, एसिडिक है। कैसा है, एसिडिक है, ठीक है ना। अब यहां पे समझना, देखो कोई भी एसिड को कम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो तो रिजल्ट में एसिड ही बनेगा। जैसे अगर मान लेते हैं Cl2O7 है, आपने बोला कि ये एसिडिक ऑक्साइड है, करेक्ट। ये क्या है बच्चों, एसिडिक ऑक्साइड है। तो अगर मैं इसको वाटर से रिएक्ट करा दूं, वाटर से रिएक्ट करा दूं तो रिजल्ट भी क्या बनेगा, एसिड ही बनेगा। रिजल्ट बन जाता है HClO4, HClO4, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या है, एसिड है।
और आपको पता है HClO4 जो है जब ब्रेक करेगा ना तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ H प्लस और साथ में ClO4 माइनस रिलीज करेगा। और आपको पता है कि जो कंपाउंड H प्लस छोड़ दे वो एक एसिड हो जाता है। ठीक है, तो किसी भी ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट कराने के बाद अगर एसिड बनती है तो वो ऑक्साइड कैसा होगा? एसिडिक ऑक्साइड होगा। ठीक, और कोई ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करने के बाद बेसिक बनता है, इसका मतलब वो ऑक्साइड कैसा होगा? बेसिक होगा। जैसे अगर मान लेते हैं Na2O है, अगर मैं इसको वाटर के साथ रिएक्ट करा दिया तो आपके पास क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जो एक प्रकार का क्या है बच्चों? बेस है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप ब्रेक करते हो ना तो सोडियम प्लस और OH माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और OH माइनस रिलीज करना मतलब वो बेसिक नेचर का है। सिमिलरली एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास SO3 है, SO3 है, मैं इसको वाटर के साथ रिएक्ट करा दूं तो क्या बनेगा? H2SO4 बनेगा, H2SO4। और H2SO4 जो है वो ब्रेक करेगा तो 2H प्लस और साथ में SO4 माइनस 2 बनेगा। अब चूंकि ये कंपाउंड H प्लस छोड़ा है, इसका मतलब ये कैसा है? एसिड है। और ये ऑक्साइड कैसा है? एसिडिक ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड। और ये कैसा है? तो बेसिक ऑक्साइड है। कर सकते हैं। अब यहां पे अगर मैं ClO4 माइनस का स्ट्रक्चर दिखाऊं, स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये कुछ ऐसा दिखता है स्ट्रक्चर, ऐसा एक में नेगेटिव रहेगा और बाकी जो बच गया वहां पे डबल बॉन्ड रहेगा। यह है आपके पास ClO4 माइनस का स्ट्रक्चर। और अगर SO4 माइनस 2 का स्ट्रक्चर दिखाऊं तो S डबल बॉन्ड O, यहां पर O कर दो, यहां पर O कर दो, यहां पर O कर दो, दो में दे दो नेगेटिव और बाकी में रहेगा डबल बॉन्ड। ऐसा स्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो जहन में ये वाला पॉइंट को रखना कि अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन सेंट्रल एटम मेंशन करना है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन सेंट्रल एटम इंक्रीज करेगा, जिस वजह से नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेंगे, और नॉन मेटालिक बढ़ेगा तो एसिडिक बढ़ेगा, और एसिडिक बढ़ेगा इसका मतलब बेसिक कम हो जाएगा। आई थिंक आपको मैटर समझ में आ गई होगी। इसको फटाफट कॉपी करें, उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड। देखो कुछ ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो एसिड से भी रिएक्शन कर सकता है और बेस से भी रिएक्शन कर सकता है। वैसे ऑक्साइड्स को हम लोग जनरली एम्फोटेरिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। तो अगर पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिख दूं, द ऑक्साइड विच रिएक्ट्स with acid as well as base called as amphoteric oxide। एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, अब यहां पे आप कुछ चीज को याद रखना। कुछ मेटल ऑक्साइड होते हैं जो एम्फोटेरिक नेचर का होता है। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल में कह रहा हूं, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल लाइक कौन कौन से मेटल हो जाएंगे जिसका ऑक्साइड आपका एम्फोटेरिक नेचर का होगा? तो एक हो जाएगा जिंक, एक हो जाएगा बेरिलियम, एक हो जाएगा क्रोमियम, एक हो जाएगा लेड, फिर एक हो जाएगा गैलियम, और ले सकते हैं हम लोग, एक ले सकते हैं एंटीमनी, एक ले सकते हैं हम लोग एल्युमिनियम, और एक ले सकते हैं हम लोग टीन। ये कुछ ऐसे मेटल हैं जिसकी ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक नेचर की होगी। जैसे अगर मैं जिंक ऑक्साइड बात करूं, ये एम्फोटेरिक नेचर का होगा। फिर अगर मैं बेरिलियम ऑक्साइड की बात करूं, ये भी एम्फोटेरिक होगा। फिर मैं बात करूं Cr2O3, ये भी एम्फोटेरिक होगा। फिर मैं बात करूं PbO
और PbO2 ये दोनों एम्फोटेरिक होंगे। फिर मैं बात करूं Ga2O3 ये भी एम्फोटेरिक होगा। फिर मैं बात करूं Sb2O3 और Sb2O5 ये दोनों एम्फोटेरिक होगा। एल्युमिनियम की बात करूं Al2O3 एम्फोटेरिक होगा। फिर अगर मैं टीन की बात कर लेता हूं तो टीन में SnO और SnO2 ये एम्फोटेरिक नेचर का होगा। अब ये मेटल को आप याद कैसे रखोगे? ये जो मेटल है इसको याद कैसे रखना है? इस मेटल को याद रखने का मैं ट्रिक बता देता हूं, अब डैड भी याद रख लेना। इसको कहना जिसको इसको कहना भी, जिसको भी करनी हो यहां पे फॉल्स है ना, जिसको भी करनी हो पार्टी जाओ सब ऑस्ट्रेलिया एंड सिडनी ऐसे याद रख सकते हैं। जिसको भी करनी हो पार्टी जाओ सब ऑस्ट्रेलिया एंड सिडनी। इस तरीके से आप चाहें तो मेटल के ऑक्साइड्स को एम्फोटेरिक के लिए याद रख सकते हैं। और भी कुछ है जो आप ध्यान देना। जैसे मैं बात करूं AS2O3 एंड V2O5 AS2O3 and V2O5 that is vanadium pentaoxide also a amphoteric oxide। ठीक है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड आप माइंड में रख सकते हैं, एक ऐसा ऑक्साइड जो एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है और बेस से भी रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, और याद कैसे रख सकते हैं मेटल वाला, जिसको भी करनी हो पार्टी जाओ सब ऑस्ट्रेलिया और सिडनी। और कुछ और एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं जैसे AS2O3 V2O5 ये आपके एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। कर सकते हो, फटाफट इसको कॉपी करो, उसके बाद फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड कहने का मतलब ये है कि जो ना तो एसिडिक होगा और ना ही आपका बेसिक होगा, या फिर वो ना तो एसिड से रिएक्ट करेगा और ना तो आपका बेस से रिएक्ट करेगा। ठीक है, जैसे कौन कौन हो सकते हैं? एक तो NO लिया जाता है, एक N2O लेते हैं, एक कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं और एक ले लेते हैं हम लोग वाटर। ये सब जो ऑक्साइड है बेसिकली न्यूट्रल ऑक्साइड है, जो ना तो एसिड से रिएक्ट करेगा और ना ही बेस से रिएक्ट करेगा। आप इसको डिफाइन कर सकते हैं ऐसे, ऑक्साइड्स which on reacts with water neither form acid nor form base। जो ना तो एसिड बनाए और ना तो आपका बेस बनाए, वो न्यूट्रल ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एसिडिक स्ट्रेंथ की ट्रेंड कैसे पता करते हैं, ऑर्डर कैसे पता करते हैं कि कौन सा आपका कम एसिडिक है, कौन सा आपका ज्यादा एसिडिक है, या कौन सा आपका कम बेसिक है, कौन सा आपका ज्यादा बेसिक है। ये ऑर्डर कैसे पता करेंगे, ये ट्रेंड कैसे पता करेंगे, तरीका आप ध्यान देना जरा। अगर सेंट्रल एटम पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, सेंट्रल एटम पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, या फिर इसी को कह सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। चार्ज बढ़े तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है तो एसिडिक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और अगर एसिडिक बढ़ जाए दैट मीन्स बेसिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पे भी सोच सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, एसिडिक क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा, है ना, और बेसिक क्या हो जाएगा आपका, तो डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब ये है
कि अगर मैं यहां पे बना लूं ऐसा, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक। हाँ, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से एसिडिक बढ़ रहा है ना, तो आप इसको कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं। और आप चाहो तो ये भी कह सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक, आप ये भी कह सकते हो। ठीक है, चलो जरा चेक करते हैं ट्रेंड को इसके माध्यम से। कुछ एग्जाम्पल है, फटाफट देख लेते हैं। जैसे MgOAl2O3 SiO2 एंड P4O10, इनमें से कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है? सिंपल चेक करना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, सेंट्रल एटम का। मैग्नीशियम का चार्ज कितना होता है? +2, ये सबको पता है। एल्युमिनियम का कितना होता है? +3। सिलिकॉन का कितना होता है? +4। और फास्फोरस का कितना होता है? +5। आप निकाल भी सकते हैं ऐसे। अब इसका निकाल सको तो 2x - 6 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? +3, ऑक्सीडेशन नंबर। यहां से निकालना चाहो सिलिकॉन को x बना लो। ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है? -2, तो -2 एक ऑक्सीजन पे, 2 ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा? -4। 2 ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा? -4 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो x बराबर क्या मिल गया? +4 मिल गया। फिर अगर आप फास्फोरस का पता करो, कितना फास्फोरस है? 4 ना, तो आप इसको 4x मान लो। x यहां पे चार्ज पता करेंगे या ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है? 10, एक ऑक्सीजन पे चार्ज -2, ओवरऑल चार्ज कितना है? 0। तो 4x इज इक्वल टू आ जाएगा 20, x बराबर कितना हो जाएगा? +5। तो आप देखो पॉजिटिव चार्ज यहां बढ़ा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो एसिडिक भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ये ज्यादा एसिडिक है, उसके बाद ये, उसके बाद मतलब ये ज्यादा एसिडिक मतलब कम बेसिक, ये कम एसिडिक मतलब मोर बेसिक। क्लियर है? उसी तरीके से आप यहां पे चेक कर सकते हो। P4O10 ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिलेगा? +5। यहां पे उसी तरीके से निकालो। सल्फर के लिए x बना लो। ऑक्सीजन कितना हो गया? 3, एक ऑक्सीजन पे चार्ज -2, ओवरऑल कितना हो गया? 0। तो x बराबर क्या मिल जाएगा? +6। सल्फर कितना हो गया बच्चों? +6 हो गया। क्लोरीन की बात कर लेते हैं, तो 2 क्लोरीन यानी 2x हो गया, +7, एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना? -2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा? +7। क्लोरीन पर चार्ज +7 या ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +7 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है, दैट मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मिलेगी, एसिडिक भी ज्यादा मिलेगा, मतलब ये ज्यादा एसिडिक है। और उसके बाद कर सकते हो, फटाफट इसको कॉपी करो। और भी एग्जांपल है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ और एग्जांपल दिया गया है। सबसे पहले है कॉपर ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें आपको एसिडिक ट्रेंड पता करनी है, एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड होने वाला है। ठीक है, ध्यान देना जरा। सबसे पहले कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, इसको x बना लो। एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे चार्ज -2, ओवरऑल 0। x बराबर क्या हो जाएगा? तो +2 हो जाएगा। यहाँ पे कॉपर आपका +2 पर है। कैल्शियम की चार्ज भी क्या होती है? +2 होती है। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा? कार्बन का यहाँ पे तो +4 हो जाएगा। तो ये तो बात समझ में आ रही है कि कार्बन की ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब यहां पे बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचेंगे यहां पर कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा एसिडिक हो गया, उसके बाद हो जाएगा सर कॉपर ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड दोनों का बराबर मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर सेम है। एंड इसके बाद क्या हो जाएगा? तो वाटर हो जाएगा। ऐसे लोग सोचेंगे। अब जैसे ये सोचेंगे, ये आपका गलत हो जाएगा। सही क्या है, जरा ध्यान देना। ये तो बात सही है कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, लेकिन इसके बाद हो जाएगा बच्चों वाटर। इसके बाद हो जाएगा वाटर। क्यों? अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हो जाएगा, देखना ध्यान से।
अब इसके बाद यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड होने वाले, तो ध्यान से देखना, ठीक है। देखो ये जो कैल्शियम है आपका, ये जो कैल्शियम है ये एक मेटल है, ये एक मेटल है। यहां पे कॉपर जो है ये भी क्या है आपका, मेटल है। और आपको एक बात बखूबी पता है कि मेटल की जो ऑक्साइड होती है वो तो बेसिक नेचर का होता है, मतलब ये कि ये भी आपका बेसिक होने वाला है, ये भी बेसिक होने वाला है, और ये भी बेसिक होने वाला है, ये भी बेसिक होने वाला है, ठीक है। अब कॉपर और कैल्शियम में, कैल्शियम एस ब्लॉक मेटल है, और एस ब्लॉक मेटल जो होते हैं ना डी ब्लॉक मेटल से ज्यादा अच्छे होते हैं। इसके पीछे का रीजन है कि उसकी साइज बड़ी होती है एस ब्लॉक की, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकलेगा तो अच्छा मेटल बनेगा, मतलब ये मेटल है भी तो कैसा, बेस्ट मेटल है। कैसा है, बेस्ट मेटल है। बेस्ट मेटल है मतलब मोस्ट बेसिक होगा, ये कैसा होगा, मोस्ट बेसिक होगा, और ये कम बेसिक होगा, और कम बेसिक मतलब ये होगा ज्यादा एसिडिक, और ये होगा कम एसिडिक। ध्यान से सुनना, हमने बोला कि कॉपर और कैल्शियम दोनों मेटल है, और मेटल के ऑक्साइड आमतौर पे बेसिक होते हैं। अब कैल्शियम जो है ये बेस्ट मेटल है इन कंपैरिजन टू कॉपर, क्योंकि कैल्शियम की साइज बड़ी है, साइज बड़ी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकाल सकता है, और जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा उतना ही अच्छा वो मेटल बनेगा। ये तो बेस्ट मेटल हो गया। अच्छा मेटल है तो अच्छा बेसिक होगा, और अच्छा बेसिक होगा मतलब कमजोर एसिड होगा, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड यहां पे सबसे कमजोर एसिड होने वाला है, और कॉपर ऑक्साइड यहां पे ज्यादा अच्छा एसिड होने वाला है। तो ये वाला जो ट्रेंड होगा ना बच्चों, ये ज्यादा सही होगा। समझ रहे हो बात को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना इसको। इसके बाद हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। अगर मैं यहां पे बात करूं, सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर देखो नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन यहां पे +1 स्टेज पर है, यहां नाइट्रोजन आपका +2 स्टेज पर है, यहां नाइट्रोजन +3 स्टेज पर है, यहां नाइट्रोजन +4 स्टेज पर है, और यहां नाइट्रोजन आपका +5 स्टेज पर है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, 2 नाइट्रोजन के लिए 2x बना लो, एक ऑक्सीजन के लिए -2, ओवरऑल 0, x बराबर होगा +1, ठीक है। यहां एक नाइट्रोजन है तो x होगा, एक ऑक्सीजन है तो डायरेक्ट मैं -2 लिख देता हूं, क्योंकि ऑक्सीजन की चार्ज कितनी होती है, -2 इज इक्वल टू हो गया 0, तो x बराबर क्या मिलेगा, +2। आप देख सकते हो यहां पे अगर आप चेक करते हो तो 2 नाइट्रोजन के लिए आप 2x बोल लो, और 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे चार्ज -2 होता है, तो 3 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 3 एंड -2 यानी कि -6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या मिलेगा, +3 मिलेगा। सिमिलरली आप यहां पे देख सकते हैं, तो x माइनस 2 ऑक्सीजन है ना, तो 2 ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होगा, एक पे होता है -2, तो 2 पे कितना होगा, -4, तो -4 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या मिलेगा, +4 मिलेगा। यहां पे भी चेक कर सकते हैं, 2 नाइट्रोजन है तो 2x हो जाएगा, 5 ऑक्सीजन है, एक पे -2 चार्ज है, तो 5 पे कितना होगा, -10, तो -10 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या मिलेगा, +5 मिलेगा। अब जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज्यादा एसिडिक। आसान है, ध्यान देना थोड़ा सा यहां पे। ये एक प्रकार का न्यूट्रल ऑक्साइड है, अभी मैंने जस्ट बताया है, और ये वाला भी एक प्रकार का न्यूट्रल ऑक्साइड है। ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, दोनों ही न्यूट्रल ऑक्साइड है, ठीक है। इसलिए मैं इसको यहां पे बॉक्स बना के दिखा देता हूं ऐसे, ताकि आपके माइंड में रहेगा कि ये दोनों ऑक्साइड कैसा है, न्यूट्रल है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगर बात करते हैं यहां पर, इस जगह पे अगर आप क्लोरीन के स्टेट देखते हो तो कितना मिलेगा, यहां पे प्लस कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +2। यहां पे चेक करो कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा, यहां पे कितना हो जाएगा, +4, और यहां पे कितना हो जाएगा, +7। निकाल सकते हो, x - 2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर हो गया +2,
यहां पे भी चेक कर सकते हो। तो 2x माइनस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 0, x बराबर हो गया +3। यहां पे चेक कर लो, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर हो जाएगा +4। यहां पे जिक्र करें तो 2x माइनस 14 क्यों हुआ? क्योंकि एक ऑक्सीजन पे चार्ज -2 होता है, तो 7 ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा? -14, ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना मिलेगा? +7 मिलेगा। ऑक्सीडेशन नंबर यहां ज्यादा है, दैट मीन्स एसिडिक ज्यादा होगा। कर सकते हैं। सिमिलरली आप यहां भी देख सकते हो, क्लोरीन का निकालो, सेंट्रल एटम है, हाइड्रोजन के पास चार्ज 1 होता है, क्लोरीन के लिए आप x बना लिए, एक ऑक्सीजन है और उस पर चार्ज -2, ओवरऑल 0, तो x बराबर क्या हो गया? +1 हो गया। क्लोरीन का स्टेज यहां पर +1। फिर यहां पे चेक करो, हाइड्रोजन हो गया 1, क्लोरीन के लिए x, दो ऑक्सीजन है तो -4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या मिलेगा? +3 मिलेगा। क्लोरीन यहां पे +3 पर है। यहां पे आ जाओ, हाइड्रोजन हो गया 1, क्लोरीन हो गया x, 3 ऑक्सीजन है तो 6 चार्ज आ जाएगा, इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या मिल जाएगा? +5 मिल जाएगा। क्लोरीन यहां +5 पर है। यहां पे आ जाओ, हाइड्रोजन हो गया 1, क्लोरीन हो गया x, एंड 4 2 8 इज इक्वल टू 0, x बराबर +7। देख सकते हो कौन ज्यादा एसिडिक होने वाला है? ये ज्यादा एसिडिक है, उसके बाद ये, उसके बाद सिमिलरली H2SO3 और H2SO4, दो हाइड्रोजन हो गया तो दो चार्ज, x एंड 3 2 6 इक्वल टू 0, x बराबर क्या मिल जाएगा बच्चों? +4 मिल जाएगा। सल्फर यहाँ पे +4 पर है। यहाँ पे आ जाओ, 2 प्लस सल्फर के लिए x एंड 4 2 8 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर हो गया बच्चों +6। सल्फर यहाँ पे +6 पर है। कौन ज्यादा एसिडिक होगा? H2SO4 ज्यादा एसिडिक होगा। और आपको एक बात बखूबी मालूम है, एक बात आपको बखूबी पता है कि H2SO4 जो है, H2SO4, इसको हम लोग कहते हैं किंग ऑफ केमिकल, किंग ऑफ केमिकल, है ना? ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, बहुत खतरनाक एसिड है ये, ठीक है? इसको फटाफट कॉपी करो, फिर और भी एग्जांपल है उसको भी देखते हैं, ठीक है? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है HNO2 एंड HNO3, इसकी बात कर ले जरा हम लोग। नाइट्रोजन की स्टेट पता करो, 1 प्लस x एंड -4 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर हो जाएगा +3। नाइट्रोजन यहां पर +3 पर है। फिर HNO2 देखें तो 1 प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा, तो x बराबर क्या मिलेगा? तो +5 मिलेगा। कौन सा एसिडिक ज्यादा? HNO3, ठीक है? यहां पे आप चेक करो, इसको याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। H3PO4, H3PO3 एंड H3PO2, इसको एकदम ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो 3 प्लस x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पे +5, यहाँ पे आपको +5 मिलेगा, ठीक है? फिर यहां पे देखें तो 3 प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी x बराबर हो जाएगा +3, यहां पर ये +3 हो जाएगा। फिर यहां पे अगर आप चेक करते हो तो 3 प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर यहां पे +1 हो जाएगा, ऐसा होगा, ठीक है? तो अगर मैं यहां पे बात करूं तो करेक्ट ऑर्डर आपको क्या मिलना चाहिए था? सबसे ज्यादा एसिडिक H3PO4, उसके बाद H3PO2, सॉरी H3PO3, और उसके बाद H3PO2, ये होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली जो ऑर्डर मिलता है वो होता है H3PO4, इससे ज्यादा हो जाता है H3PO3, और इससे भी ज्यादा हो जाता है H3PO2 का, ऐसा। अब ये क्यों होता है? रीजन ये होता है, इसमें pKa वैल्यू को ध्यान दिया जाता है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम के चैप्टर में, ठीक है? देखो, इसकी जो pKa की वैल्यू होती है, ये होती है लगभग 3.1,
ये होता है 2.5 और इसका हो जाता है 1.5। ये पी के ए वैल्यू है। कौन सा वैल्यू बच्चों? पी के ए वैल्यू है। और पी के ए की जो वैल्यू होती है, ये अगर बढ़ता है तो एसिडिक क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। इसका मतलब आप कह सकते हो डायरेक्ट पी के ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक। ठीक है, दोनों चीज को माइंड में रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, देखो जरा, पी के ए कम है तो एसिडिक क्या हो गया? ज्यादा। पी के ए ज्यादा है तो एसिडिक क्या हो जाएगा? कम। क्लियर बात है? इसको आप पहले देखो। इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा टॉप टू बॉटम के लिए। यहां पे एक पॉइंट मैं मेंशन करूं, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, electronegativity decreases, hence acidic strength decreases, तो टॉप टू बॉटम अगर आओगे ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? डिक्रीज करता है, आपको पता है। और टॉप टू बॉटम पर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन किसका? ऑक्साइड्स का। एक्चुअली बात यहाँ पे हम लोग ऑक्सो एसिड्स की कर रहे हैं। ठीक है, ऑक्साइड्स की, जैसे N2O3, N2O, P2O3, AS2O3, SB2O3 एंड Bi2O3। अगर आप ध्यान से चार्ज को देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे चार्ज आपको +3 मिलेगा, यहां भी आपको +3 मिलेगा, यहां भी +3 मिलेगा, यहां भी +3 मिलेगा और यहां पर भी +3 मिलेगा। बट जब आप टॉप टू बॉटम आते हो, नाइट्रोजन से बिस्मथ के तरफ जाते हो, तो साइज आपका बढ़ता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम का क्या होता है? डिक्रीज। तो एसिडिक भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। मतलब ज्यादा एसिडिक हो गया ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये और उसके बाद। कर सकते हैं, फटाफट इसको कॉपी करो। और भी एग्जांपल है टॉप टू बॉटम वाला, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो बच्चों, एग्जांपल है हमारे पास SO2, SeO2, TeO2 एंड PoO2, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम और पोलोनियम, ऑक्सीजन फैमिली है। अगेन इधर से इधर जब आप जाओगे, इधर से इधर आप जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। एसिडिक भी क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। ठीक है, मतलब ये ज्यादा एसिडिक, उसके बाद ये, उसके बाद। उसी तरीके से यहां से आ जाओ, आपको ये बात बखूबी पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। लास्ट लेक्चर पे पढ़ा रखा हूं। तो सिंपल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पे डिक्रीज होगा, तो एसिडिक भी क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। ज्यादा एसिडिक ये होगा, उसके बाद ये, उसके बाद। यही चीज यहां पर भी है। अगर आप कार्बन से टीन की तरफ जाते हो, काशी जी सुनो पंजाबी, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाते हैं? डिक्रीज। टॉप टू बॉटम आ रहे हो, तो एसिडिक क्या हो जाएगा आपका? डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब कार्बन वाले की ज्यादा एसिडिक, उसके बाद ये, उसके बाद ये। एक क्वेश्चन है, लिस्ट बेसिक ऑक्साइड, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा सबसे कमजोर बेसिक है, ये आपको पता करना है। ठीक है, तो एक चीज को देखना जरा ध्यान से, अगर देखना तो इसका स्टेट क्या है? +2, इसका भी क्या है? +2। इसका अगर आप चेक करते हो तो 2x - 6 = 0, x बराबर क्या मिल जाएगा? +3। आयरन यहाँ पे +3 पर है और यहाँ पे आयरन जो है आपका +2 पर है। निकाल सकते हो, x - 2 = 0, x बराबर +2। और आप जानते हैं कि चार्ज बढ़ता है, मोर चार्ज, मोर एसिडिक,
मोर एसिडिक मतलब लिस्ट बेसिक, लिस्ट बेसिक। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर है? फटाफट इसको जरा कॉपी कर लो। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास लिस्ट बेसिक एंड लिस्ट एसिडिक ऑक्साइड। इन चारों ऑप्शन में ये आपको पता करना है कि कौन सबसे कमजोर बेसिक है और कौन सबसे कमजोर एसिड है। आप सबसे पहले काम करो, सारे कंपाउंड का सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। ये +2 होगा, यहां भी +2 होगा, कार्बन यहां पे +4 हो जाएंगे और सल्फर यहां पे +6 हो जाएगा। यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है, मतलब ये तो मोस्ट एसिडिक हो गया, मोस्ट एसिडिक हो गया, और मोस्ट एसिडिक है मतलब ये लिस्ट बेसिक हो जाएगा। ज्यादा एसिडिक है तो लेस बेसिक हो जाएगा। इसके बाद यहां पे +2 है, यहां पे +2 है। क्लियर? यहां पे मैग्नीशियम, यहां पे बेरियम है। बेरियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम मतलब एसिडिक कम, एसिडिक कम मतलब बेसिक क्या हो जाएगा? ज्यादा। कैसे पता किए? यहां पे आपको पता है कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, शराबी बाप राजी, ऐसे होता है ना टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम जब आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? डिक्रीज करता है। इसका मतलब मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और बेरियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो एसिडिक क्या होगा? कम, और एसिडिक कम तो बेसिक क्या हो जाएगा? ज्यादा। मतलब ये क्या है? लिस्ट एसिडिक, और ये क्या है आपके पास? लिस्ट बेसिक, यानी ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डी ब्लॉक मेटल ऑक्साइड। देखो कुछ डी ब्लॉक मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं ये भी आपका एसिडिक नेचर का हो सकता है, बेसिक नेचर का हो सकता है और एम्फोटेरिक नेचर का हो सकता है। पहले स्टेटमेंट में आपको दिखा दूं, डी ब्लॉक मेटल ऑक्साइड, डी ब्लॉक मेटल ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स विथ लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर बेसिक, मोर बेसिक। The oxide with highest oxidation state are more acidic and rest are amphoteric, ठीक है। मतलब एसिडिक भी होगा, ये बेसिक भी होगा और एसिडिक भी होगा और एम्फोटेरिक भी होगा। बेसिक कौन होगा? जो सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होंगे। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा, और बाकी जो बच जाएंगे वो एम्फोटेरिक हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं दिखाऊं, सपोज करो एक है आपके पास MnO, एक है हमारे पास Mn2O4, फिर एक है हमारे पास MnO2, एक है हमारे पास Mn2O7। ये 4 कंपाउंड ले लेते हैं। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है कितना? +4। इससे कितना हो जाएगा? +4। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? +2। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मिलेगा? +4। निकाल सकते हैं ना। 2x - 8 = 0, x बराबर क्या मिलेगा? +4। इसका भी क्या हो जाएगा? +4, और इसका क्या हो जाएगा? 2x - 14 = 0, x बराबर हो जाएगा +7। ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ये रखा है, मतलब ये क्या होगा? मोस्ट एसिडिक,
ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट रखा है, और ये लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट रखे, मतलब लिस्ट एसिडिक। अच्छा, लिस्ट एसिडिक है तो आप मोस्ट बेसिक भी तो कह सकते हो, मोस्ट बेसिक, मोस्ट बेसिक। और जो रेस्ट बच गया ये क्या है आपका, एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक। तो कुछ इस तरीके से टी ब्लॉक मेटल्स में भी हम लोग ऑक्साइड्स की एसिडिक और बेसिक चेक करते हैं, ठीक ना। फटाफट इसको जरा कॉपी करो, इसके बाद आगे मूव करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड कोई भी मेटल का हाइड्रोक्साइड में दिखाऊं, जैसे MOH, ये मेटल की हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। इसमें दो अलग अलग केस आते हैं बाबू, दो अलग अलग केस आएंगे। एक हम लोग देख लेते हैं ऊपर में केस नंबर 1, ठीक है, और एक नीचे में देख लेंगे हम लोग केस नंबर 2। ध्यान से देखना, मैटर अच्छे समझ में आएगा। केस नंबर 1 में कह रहा हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ ऑक्सीजन मेटल बॉन्ड, ऑक्सीजन मेटल बॉन्ड इससे ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब ये इधर की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है इन कंपेरिजन टू MO इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे लिख दे रहा हूं मैं डेल्टा, ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ज्यादा है इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये पहला केस आएगा। दूसरा केस आ सकता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मेटल ये ज्यादा हो जाए इन कंपेरिजन टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। मतलब इस बार मेटल ऑक्सीजन के बीच की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ज्यादा हो गया इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ध्यान से देखना, अगर मान लो ये वाला केस आता है, मतलब HO के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, तो ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये है केस नंबर 1 के लिए। अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपके पास H+ बाहर निकलेंगे और साथ में MO- बाहर निकलेंगे, और H+ बाहर निकलने का मतलब है कि ये एक एसिड है। क्या है, एसिड है। नाउ अगेन अगर OM के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो जाए, मतलब ये वाला डिफरेंस ज्यादा हो जाए इन कंपेरिजन टू OH इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तब यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा। यह है केस नंबर 2। और जब यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा तो मेटल के साथ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और OH में चला जाएगा नेगेटिव चार्ज। मतलब ये कैसा बिहेव करने लगेगा, बेसिक की तरह बिहेव करने लगेगा, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा तो एसिड की तरह काम करेगा, ये वाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा तो बेस की तरह काम करेगा। जैसे एग्जांपल लेंगे, मैटर अच्छे समझ में आ जाएगा। सपोज हमारे पास है सोडियम O और H, इसकी बात करते हैं। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बच्चों 2.1, ठीक है। ऑक्सीजन की होती है 3.5 और सोडियम की होती है 0.9, ठीक है। अब एक काम करो कि मैं यहां पे सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑक्सीजन और सोडियम का देख लेता हूं। तो 3.5 में से अगर 0.9 को माइनस करेंगे कितना चला जाएगा, 5 में से 9 गया, कितना हो जाएगा 6, दैट इज 2.6। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अगर आप देखते हो तो क्या हो जाएगा 3.5 माइनस 2.1, सॉल्व करते हैं कितना आ जाएगा 1.4 आ जाएगा। तो आप क्लियर देख सकते हो यहां से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑक्सीजन और सोडियम का ये ज्यादा हो चुका है
इन कंपेरिजन टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये वाला ज्यादा है, मतलब यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगी, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो बना देगा यहां से सोडियम प्लस और साथ में बना देगा OH माइनस। और आपको पता है कि ये एक प्रकार का बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस हो गया। फिर अगर मान लेते हैं हम लोग एक और केस कंसीडर कर लेते हैं, H, यहां पे आप ले लो Cl, O और H, इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने बताया 3.5, हाइड्रोजन का होता है 2.1 और क्लोरीन का हो जाता है 3, क्लोरीन का हो जाता है 3। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑक्सीजन और Cl का देखते हैं, क्या मिल जाएगा, 3.5 में से 3 चला गया तो कितना बच जाएगा, 0.5 बच जाएगा। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का देख लेते हैं तो 3.5 माइनस 2.1 कितना आ जाएगा, तो 1.4 आ जाएगा। तो आप क्लियर देख सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस OH का ज्यादा हो चुका है इन कंपेरिजन टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ OCl, O एंड Cl। देख सकते हो, इसका मतलब ये है कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहां से H प्लस बाहर निकल जाएंगे और ClO माइनस बाहर निकल जाएगा। और H प्लस बाहर निकलने का मतलब है कि ये एक प्रकार का एसिड है। समझ पा रहे हो? पहले आप इसको कॉपी करो, फिर इसके बारे में और इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है इन द ग्रुप। अगर हम लोग हाइड्रोक्साइड नेचर में डाउन द ग्रुप बात करते हैं तो आप क्या देखोगे, जब आप डाउन द ग्रुप आते हो, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप आते हो तो साइज क्या होता है बच्चों, साइज इंक्रीज करता है। साइज इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता है तो लास्ट लेक्चर पे मैं बता रखा हूं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर डिक्रीज कर जाता है तो आसानी से OH रिलीज हो जाएगा, इजिली रिलीज OH माइनस। अब आसानी से रिलीज हो गया मतलब बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब यह है कि जब आप डाउन द ग्रुप आते हो बच्चों, तो डाउन द ग्रुप आते ही बेसिक कैरेक्टर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। अगर हाइड्रोक्साइड का केस लेते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्साइड का केस लेते हैं, जैसे LiOH, NiOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड और सीजियम हाइड्रोक्साइड। एक्चुअली आप किधर मूव कर रहे हैं, लिथियम से सीजियम की तरफ डाउन द ग्रुप आ रहे हैं। तो डाउन द ग्रुप आने से आपकी बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाती है बच्चों, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाती है। डायरेक्ट भी याद रखना कि साइज अगर बढ़ता है सेंट्रल एटम का तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो बेसिक आपका क्या होगा, इंक्रीज करेगा, कुछ ऐसा ऑर्डर दिखेगा। सिमिलरली अगर आप यहां पे आ जाते हो, बेरिलियम से आप चले जाते हो बेरियम तक, ये भी आप टॉप टू बॉटम आ रहे हो। बेटा मांगे कार शराबी बाप राजी, टॉप टू बॉटम अरेंज होता है। तो टॉप टू बॉटम अरेंज करेंगे तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा बच्चों, इंक्रीज करेगा। मतलब इससे ज्यादा बेसिक ये, उसके बाद ये और उसके बाद ये। यहां पर भी अगर आप चेक करते हो तो टॉप टू बॉटम आ रहे हैं हम लोग, बेसिकली टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम आएंगे तो बेसिक क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रही है। OH माइनस आसानी से बाहर निकलेगा, OH माइनस आसानी से बाहर निकलेगा तो बेसिक बढ़ जाएंगे। मतलब इससे ज्यादा बेसिक होगा ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ठीक है। तो एक चीज और यहां पे माइंड में रखना आप टॉप टू बॉटम को लेकर के,
हाइड्रोक्साइड में ही ना, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, देखो डाउन द ग्रुप जब आते हो आप, तो साइज क्या बोला था, इंक्रीज होगा, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। साइज बढ़ने से बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज, बॉन्ड की मजबूती कम हो जाएगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज, OH माइनस रिलीज इजिली, इसका मतलब बेसिक क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और एसिडिक क्या हो जाएगा, डिक्रीज। बेसिक इंक्रीज तो एसिडिक क्या होगा, डिक्रीज। यानी कि अगर बात करते हो इन ऑक्सो एसिड ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप्स, एसिडिक नेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज। एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, ठीक है। इस वाले पॉइंट को आप माइंड में रखना। चलो एग्जांपल है उसको देख लेते हैं हम लोग। HOCl, HOBr और HOI, एक्चुअली अब डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, HOCl, HOBr और HOI टॉप टू बॉटम आ रहे हैं। तो टॉप टू बॉटम आते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्सो एसिड का क्या होता है, डिक्रीज करता है। एसिडिक क्या होता है बच्चों, डिक्रीज करता है। ये ज्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद ये, और उसके बाद, ठीक है। इसको फटाफट आप कॉपी करो। चलो आगे बढ़ा जाए तो नेक्स्ट है नेचर ऑफ हाइड्राइड। हाइड्राइड बोले तो MH, जहां पर M मान लेते हैं कोई एक प्रकार का मेटल है, ठीक है, और H है आपके पास हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड। सबसे पहले बात करते हैं इन लेफ्ट टू राइट। जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तब क्या होगा, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट बोले तो अलोंग द पीरियड है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, हेंस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड, या बेसिकली आप हाइड्रा एसिड भी कह सकते हैं इसको, हाइड्रा एसिड also be increases, है ना। क्योंकि अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज तो आपके डिक्रीज होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका इंक्रीज होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा तो एसिडिक नेचर क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। जैसे NaH, MgH2, AlH3, SiH4, BH3, H2S, HCl। अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, इधर से इधर आप आ रहे हैं, तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो एसिडिक नेचर क्या होगा आपका, बढ़ेगा। मतलब ये ज्यादा एसिडिक है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोस्ट एसिडिक। अच्छा मोस्ट एसिडिक है तो आप लिस्ट बेसिक भी कह सकते हैं, लिस्ट बेसिक भी कह सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, लिस्ट एसिडिक, मतलब ये क्या होगा, मोर बेसिक होगा। कर सकते हैं, इसको कॉपी करो, कुछ और एग्जांपल है उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट है इन टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम वाला केस देख लेते हैं। ऑन मूविंग
on moving down the group, acidic strength of hydride या फिर हाइड्रा एसिड also be increases, है ना। आप ऐसे करना, टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज क्या होता है, बढ़ता है ना। साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, बढ़ेगा। बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम। और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम तो यहां से H प्लस आसानी से बाहर निकलेगा, H प्लस इजिली रिलीज, और H प्लस अगर आसानी से बाहर निकलता है दैट मीन्स एसिडिक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, चेक करें। HF, HCl, HBr और HI, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन टॉप टू बॉटम आ रहे हैं। एसिडिक नेचर क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ रहे हैं, डायरेक्ट कह सकते हैं कि टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, हाइड्रोजन आसानी से बाहर होगा, एसिडिक बढ़ जाएंगे। अब डायरेक्ट कह लो, यहां से एसिडिक क्या होगा, बढ़ेगा डाउन द ग्रुप आने पर। यहां पे आ जाओ, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टीन टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, एसिडिक क्या होगा, बढ़ेगा हाइड्रा एसिड में। फिर अगर आप यहाँ पे बात कर लेते हो, यहाँ पे भी आप टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, तो एसिडिक क्या होगा, बढ़ेगा। कर सकते हैं, कॉपी करें। चलो आगे बढ़ लेते हैं। H2O, H2S, H2AC और H2TE, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलेरियम टॉप टू बॉटम है, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, एसिडिक क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब इससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा। यहाँ पे CH4, H2S, H2AC और H2TE, अगर आप बात करते हो कार्बन, ठीक है, कार्बन हो गया, सल्फर H2S, Ac और H2TE। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये ग्रुप 14 का मेंबर है और ये ग्रुप 16 का मेंबर है। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलेरियम ग्रुप 16 का हो गया, ग्रुप 14 का हो गया। फिर अगर आप देखोगे ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका पीरियड नंबर 2 का मेंबर है, ये है आपके पास पीरियड नंबर 3 का मेंबर, ये है आपके पास पीरियड नंबर 4 का मेंबर और ये है आपके पास पीरियड नंबर 5 का मेंबर। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि जब आप लेफ्ट टू राइट आते हो हाइड्रा एसिड में तो भी एसिडिक बढ़ता है, और जब आप टॉप टू बॉटम आते हो हाइड्रा एसिड में तो भी एसिडिक क्या होता है, बढ़ता है। एसिडिक क्या होता है, बढ़ता है। मतलब अगर आप बात करते हो पहले टॉप टू बॉटम वाले में, तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो ये वाला हो गया H2TE, ये सबसे ज्यादा एसिडिक है। उसके बाद H2AC, तो नीचे करके लिख देता हूं, H2TE ये ज्यादा एसिडिक है, टॉप टू बॉटम वाला देख लो पहले। उसके बाद क्या है, H2S वाला है, सॉरी H2AC, और उसके बाद क्या है, तो H2S वाला है, और लास्ट में क्या हो जाएगा आपके पास CH, ये आपके पास करेक्ट ऑर्डर मिलेगा। क्लियर, कॉपी कर लो। चलो बच्चों, तो आज जो है हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को समझ चुके हैं। इसके तुरंत बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसके कुछ और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, उसके बाद ये चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विज्ञान। बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आई है तो मेरे इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड तक तो जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू वेरी मच।